नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे डॉक्टर आशीष चौधरी, जो प्रवक्ता है कांग्रेस के। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज अनाउंस कर दिया है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू हो गया है। 4 जून को काउंटिंग होगी और पता चल जाएगा एनडीए की सरकार आएगी या इंडिया ब्लॉक की सरकार आएगी। क्या आपको इस वक्त, आपका एक्सपीरियंस भी है, लंबे समय से आप सियासत में हैं और आपका दूसरा तजुर्बा भी है, क्या कहता है कि कौन से एंटी इनकम्बेंसी के 4 ऐसे फैक्टर हैं जो डैमेज कर सकते हैं एनडीए को? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है जिससे एनडीए परेशान है वो है देश में जो बेरोजगारी है जी, और जो महंगाई है। ये मुद्दे बुनियादी मुद्दे हैं जिस पे रूरल इंडिया खड़ा है और देश आज भी जो है वो 2080 की रेशो है अर्बन और रूरल इंडिया की, और रूरल इंडिया के लिए मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये मैटर करते हैं। दूसरा मुद्दा जो है वो जो अभी चीज़ें हैं जिस हिसाब से वन मैन शो देश के अंदर चला जा रहा है, किसी भी राज्य में अपनी मर्जी से सरकार बना देना, अपनी मर्जी से हटा देना, कहीं भी किसी भी तरह के इलेक्शनों को जितवा देना, हरवा देना, क्रॉस वोटिंग, बाइंग एंड सेलिंग जो है, पॉलिटिकल कमर्शलाइजेशन जो है वो जिस हद पे चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, उसको देश नकारने वाला है। देश के सामने बड़ा चैलेंज है। ये संविधान को बचाने की बात है, ये डेमोक्रेसी को बचाने की बात है। ये तीसरी बड़ी बात ये है कि जो मुद्दे, जो वादे करके आए थे, एक टर्म्स में लोगों ने देखा चलो एक दे दो, मोदी जी 2014 में आए, 15 लाख दे देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, बहुत सारे 2-2 करोड़ हर साल का रोजगार देंगे, ये काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे लेके आए थे। और फिर 2019 में फिर से लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, चलो अब देख लेते हैं, अब किए जाए। अब तो 10 साल हो गए और 10 साल एक अरसा होता है। जो इन्होंने वादे किए थे वो इतने बड़े थे और वो स्लोगन्स दिए, पॉलिटिकल स्लोगन, जुमले हो गए इनके कि ये तो जुमले थे, ये पूरे ही नहीं करने, वो नहीं हुए। और चौथी बात ये है कि जो नेशनल इश्यूज मेन है, ठीक है, पोजीशनिंग उसमें हुई है कि हमने ऐसा किया, उसमें दिखता है, अंदर से बहुत सारी बातें बैठ के दिखती हैं, प्रोजेक्शन है, पर जो होना चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी साख जो है बहुत कमजोर पड़ चुकी है। और उसकी मिसाल मैं उदाहरण 2 ही देता हूँ। 75 सालों में जितना हम पे विदेशी कर्जा था, उसका आज की डेट में पिछले सिर्फ 10 सालों में दुगने से ज्यादा हो गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बड़ा सीरियस इशू है। ये इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके एस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। उसके अलावा आप देखा जाए कि हथियार बड़े बड़े 4 राफेल खरीद के ले आए, उनकी भी प्राइस किससे हुई, क्या कंट्रोवर्सी है, सबके सामने है। मगर जो बुनियादी तौर पर हमारा डिफेंस है उसको कमजोर कर दिया, चाहे वो अग्निवीर स्कीम हो, चाहे पेंशन का कट जाना हो, चाहे और चीजों का हो, 1 रैंक 1 पेंशन को प्रॉपर्ली ना सेटलमेंट करना हो, चाहे हमारे जो और फ्रेश ऑफिसर्स लेवल पे रिक्रूटमेंट हो। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारे सिक्योरिटी पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनल लेवल पे, वो भी, और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी साख है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे रूल्स में, बहुत सारे तरीकों से कमजोर पड़ रही है। जैसे हम जितना अमेरिका के खेमे में उनकी गोदी में बैठ गए हैं, इतना बैठना हमारे लिए उचित नहीं था। हम एक बड़ा देश हैं, हम कहीं ना कहीं रशिया, चाइना और इन सब को बैलेंस करके यूएस को चलते आए और अभी भी उसी की जरूरत थी कि हम पार चलें। ये बड़े देश के सामने चुनौतियां हैं। डॉक्टर साहब, अब सवाल आपने कहा कि लोकतंत्र या फिर संविधान पर खतरा है। इस बार आपने कहा कि ये एक मैटर है जिसको लेकर के लोग चिंतित है और वोट भी इसीलिए इंडिया ब्लॉक को कॉस्ट करेंगे। आपके टेन्योर में भी तो ऐसा हुआ है। अभी तक तो 108 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी हैं और आप कौन सा, क्या भय है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बदला जा सकता है, कैसे ये बदल सकते हैं? देखिए, ये आनन फानन कॉन्स्टिट्यूशन बदलते हैं। मैं आपको 2 ही उदाहरण दे दूंगा। किसानों के बिल कैसे लाए, किसी को कंसल्टेशन नहीं, कहीं डिबेट नहीं, कुछ नहीं, रातों रात लाए। 7.5 लोग, 100 लोगों के आसपास लोग शहीद करवाए और उसके बाद एक रात को ऑल ऑफ सडन, इतने लंबे देर के बाद वापस, ऑल ऑफ सडन वापस। ये कौन सा तरीकाकार है? सीएए, एनआरसी के बिल लाए, जिस तरीके से डिस्कशन अगर उस पर होती, बाद में जो बवाल खड़ा हुआ वो पहले होता, तो उसमें क्या होता? अभी हम अपने स्टेट के मुतालिक देखते हैं, जिस तरीके से 370 को हटाया गया, वो हटना या ना हटना, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में जो ओपिनियन किए हैं वो सबके सामने है, मुझे उस पर वापस जाने की जरूरत नहीं। अभी जो एसटी का स्टेटस का बात की है, 2 सेक्शंस को दिया है, 10% टू दिस, 10%
इनको दे देंगे 10%, कितना आर्बिट्रेरी तरीके से ये सब हुआ है। इसमें कोई पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं लिया गया, कोई और क्राइटेरिया नहीं लिया गया, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव्ड है, सब कुछ ठीक है जी, लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर 28,000 पंचायतों के लोगों को घर पे बैठा दिया, वही लोग थे जो काम करने के लिए थे। अगर वो नहीं, कम से कम वो चलते रहते तो एमएलए का चुनाव करते हुए क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। हमारी अपेक्षा थी, कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी, इंडिया ब्लॉक ये चाहता था कि लोकसभा के साथ ही असेंबली के चुनाव भी हो जाएं, पर ये उससे डरते हैं, हार से डरते हैं, इसलिए असेंबली इलेक्शन करवाएंगे नहीं। और आज जो किसान सड़कों पे है, हर एक व्यक्ति जो है वो सड़कों पे है। आप आईआईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो नए लॉज लाए हैं, अभी उनका रिप्रिकॉशन मीडिया को भुगतना पड़ेगा और देखा जाएगा कि उस पर किस तरीके से क्रब किया जा रहा है। फेसबुक, ट्विटर फॉर्मली जिसको हम आज एक्स के नाम से जानते हैं, ये सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं आज इन पर नरगा आस्ता आस्ता सरकार कस चुकी है। और वो इसलिए नहीं कस चुकी कि कोई देश की बेहतरी है, इसलिए कस चुकी कि जहां उनको लगता है वो खतरे में। आप इलेक्टोरल बॉन्ड का एसबीआई कितने बड़े खसारे में है, एसबीआई इस वक्त टूटने मतलब अंदर से पूरा क्रम्बल हो चुका हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा खाली कर दिया है सरकार ने, और वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिकॉर्ड दिखाइए इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसको दिखा के राजी नहीं। हर चीज पे मनमानी है। $1 ट्रिलियन से $1 ट्रिलियन से ज्यादा का अमाउंट आरबीआई के खाते से सरकार ने रातों रात, गवर्नर 1, 2, 3 कितने गवर्नर चेंज हो गए, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, वो जब चेंज हुए तो निकाल लिए हैं। और $1 ट्रिलियन आरबीआई से सरकार को ट्रांसफर हो जाना, ये कभी इतिहास में नहीं हुआ है, ये किसी देश के इतिहास में नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी अमाउंट किधर गई, किसके लिए गई, कहां गई? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये आज की डेट में एक कॉर्पोरेट पॉलिटिकल सेटअप बन चुका है, और इनको सिर्फ सत्ता के लिए सरकार चाहिए, सत्ता हथियाने के लिए, देश के भले के लिए सरकार नहीं चला रही है। डॉक्टर साहब, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से मुत्तफिक नहीं है या उसके लाने से के तरीके से मुत्तफिक नहीं है, दोनों में एक कारण है। देखिए, उसके लाने के तरीके से मुत्तफिक नहीं, बुनियादी तौर पर सिटीजनशिप एक्ट जो है, इसको और इसके बीच में जब भी जरूरत पड़ी, जिस तरह से पहले भी प्रोविजन इस तरह के थे कि उनको जो लोग बाहर से आते थे शरारती, उनको पनाह दी गई। बहुत सारे लोग आप देखते हैं, हमारे यहाँ तिब्बत के लोग हैं, हमारे यहाँ अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं, पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, और देशों से, जब बांग्लादेश में हुआ तो वो लोग हैं, पर उनको किसी तरीके से आप एसिमुलेट करके सोसाइटी में इंक्लूसिव एक शेप देना था, वो जो शेप दी नहीं गई है। और ऑल ऑफ सडन पॉलिटिकल एंगल, एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इन बिल्स को लाया गया है। पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए डिफेंस की चीज की जाती हैं। प्रधानमंत्री जी जो है वो एक जैसे सेल्समैन होता है, शोमैन होता है, उस तरह से अपने आप को एक प्रोजेक्शन देते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है इतने बड़े देश के लिए। और ये जनता देख रही है, जनता सबको देखती है। शायद हमसे भी कहीं गलतियां रही होंगी, तो हमें भी जनता ने जो है वो रास्ता दिखाया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तो उन्होंने गुजारिश की थी लाल कृष्ण आडवाणी से, तब वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, कि इनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। अब ये सिटीजनशिप दे रहे हैं तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए, और किसी की सिटीजनशिप वो खो नहीं रहे हैं, छीन रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमें एतराज भी नहीं है, मगर बात यह है कि ये हुआ कैसे, और इसको इसकी शेप क्या है, इसके आगे क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा, और इसका रास्ता क्या है। ये ऑल ऑफ सडन 4 लोग बैठते हैं कहीं एक जगह और कानून बन के आ जाता है, दूसरे दिन अमित शाह जी खड़े हो जाते हैं, ये कानून आ गया। और कितने ही कानून आ गए पिछले, इस वाली सरकार के अंदर 72 मोर देन 70 ऐसे लॉज हैं, ऐसी चीजें आई हैं कि जो डिस्कशन होती है, प्रॉपर चलता है, कभी कभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर हो जाती हैं चीजें, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और ऑल ऑफ सडन इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिसीजंस हो रहे हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं और अनडेमोक्रेटिक है। क्या आपको लगता है कि जो राहुल गांधी की यात्रा है, न्याय यात्रा, उसका कोई इम्पैक्ट लोकसभा के इलेक्शन में पड़ेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट तो सर्टेनली पड़ा था, और उसको सब लोगों ने देखा। उसके बेसिस पे जो लोग कहते हैं कि नहीं पड़ेगा, वो देख सकते हैं। यकीनन इस यात्रा का इम्पैक्ट जो है पैन इंडिया है। और अदरवाइज भी राहुल गांधी बड़े क्रिस्टल क्लियर आदमी है, पॉलिटिकल थॉट के हिसाब से, आइडियोलॉजी के हिसाब से। वो इलेक्शन हार या जीत को इतना महत्व नहीं देते जितना सही और गलत को देते हैं। और ये सही और गलत की जंग है। इस तरह का व्यक्तित्व राजनीति में परफेक्ट बैठता है? देखिए, सही और गलत में अपनी बात करेंगे, लेकिन जो सियासतदान है वो सियासत की बात करेंगे, और शायद यही कारण है। देखिए, ये बड़ा मुश्किल समा है, बड़ा मुश्किल काम है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि आज के वक्त में
सियासत और सत्ता, इसका रिश्ता डायरेक्ट है, इसके अलावा किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। एक व्यक्ति जो इसके सत्य और सत्ता इन दोनों चीजों को मिलाने की कोशिश करेगा तो उसको चैलेंजेस भी आएंगे, वो राहुल गांधी को भी आ रहे हैं। और मुझे लगता है एक समय आएगा और बड़ा जल्दी आएगा और आ गया है, इसी चुनाव में परिणाम देखेंगे कि फाइनली लोग जो हैं वो देर आए दुरुस्त आए, सत्य की तरफ आते हैं, सच की तरफ आते हैं, हकीकत की तरफ आते हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको बाखूबी पार्टी निपटेगी। जो सर्वे बता रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौलाना आजाद स्टेडियम से ऐलान कर रहे हैं कि 370 पार, 400 से पार। देखिए उनका पॉलिटिकल राइट है ये, जो नेहरू जी ने और अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था वो यही है कि मोदी जी को भी कहने का हक है, मुझे भी कहने का हक है। अब ये जनता जनार्दन है, ये जो जनता ने देखनी है और जनता के जो इश्यूज हैं वो मैंने आपसे जिक्र किया है और उन इश्यूज के हिसाब से लगता है कि हर चीज को पॉलिटिसाइज करके भी भारतीय जनता पार्टी जहां जो स्लोगन दे रही है वो अपने डर में दे रही है, भय में दे रही है। अदरवाइज लोगों को क्यों आज ईडी जाती है और 10 दिन के बाद लोग ज्वाइन करते हैं। हर स्टेट में हाहाकार मची हुई है और आज कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। इसको तोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको लाओ, इसको ये करो। ये क्यों बातें हो रही है? क्योंकि बीजेपी को अपना डर है कि जनता हमारी जो है इस पर पटाई करने वाली है, पॉलिटिकल पटाई करने वाली है। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कुछ सिनेरियो, परिस्थितियां बदलेंगे राजनीतिक? क्या आपको लगता है ये जो कहते हैं कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एजेंसीज हैं वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्या आपको लगता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा तो उससे राहत मिलेगी लोगों को और परिस्थितियों में थोड़ा चेंज आएगा? देखिए इलेक्शन कमीशन जिस सिचुएशन में है वो बड़ी दुविधा में है और बड़ा कमजोर सी आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि अभी हमने देख लिया ऑल ऑफ सडन लास्ट मोमेंट पे जहां पे इलेक्शन कमीशन को एक्सटेंशन भी हो जाती है, उस मोमेंट पे एक मेजर मैन इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिजाइन कर देता है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। फिर नई इंडक्शन क्या है, कैसे है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। हर चीज इस तरह से हो रही है कि कोई भी संस्था इस वक्त आजाद नहीं। और मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये इंश्योर कर लिया है कि अभी भी एजेंसीज जो हैं ए टीम बी टीम ही रह सकती हैं, वो उनके क्लचेस के बाहर नहीं जा सकती हैं। हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, काफी इससे इंप्रूवमेंट आएगी फंक्शनिंग में, सिस्टम के फंक्शनिंग में आएगी। और बीजेपी से भी काफी लोग जो कहते थे कि हमें जाना है पर जाएं कैसे, और वो सर्टेनली डेफिनेटली विद इन फ्यू डेज काफी सारी चेंजेस देखने को मिलेगी, लोग जाएंगे। वैसे काफी सारे लोग कांग्रेस को छोड़कर चलेंगे, बिल्कुल कुछ कारण तो रहे होंगे, कुछ नीतियां कांग्रेस की रही होंगी या फिर गांधी परिवार की वजह से परिवारवाद हावी रहा है। देखिए परिवारवाद तो कोई मुद्दा है ही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हम जब बीजेपी इटसेल्फ जो परिवारवाद करती थी, 22-23 लोगों को देखते हैं तो वो डायनेस्टी थी, तीसरी जनरेशन रूल कर रही है। कहीं कोई आदमी रिजाइन करके बैठा है कि भाई मैं इसको नहीं, अब इसको करना, और ये सब चीजें हैं। और ये राजनीति में कारण नहीं बताया आपने क्यों छोड़ के जा रहे हैं। बाकी जो कारण है, कारण मूल्य कारण जो है, मूल्य कारण ये है ईडी है, मूल्य कारण जो है सीबीआई है, मूल्य कारण जो है वो सत्ता की जो एक लालच है वो भी है कहीं ना कहीं कि भाई कितने 10 साल कांग्रेस पार्टी पावर से बाहर है, अब हम रिजर्व वो सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे, हमारी आयु आगे जा रही है। जो आदमी 60 साल का वो सोचता है मैं 70 का हो गया, अब 70 के आगे लास्ट इनिंग है मेरी, तो खेलूं क्या करूं। जैसे नीतीश कुमार जी का है, वो इंडिया ब्लॉक से गए बट उनको क्रिस्टल क्लियर ये दिखता था कि मेरी अब आगे कुछ बनने नहीं वाला। अब मोदी जी के साथ जाके शायद अगर कुछ बन जाए तो बन जाए, वरना हो सकता है ये आदमी मुझे अगली बार ईडी वीडी सब कुछ भेज दे तो मेरा हाल खराब हो जाए। तो इस तरह के बहुत से कारण हैं, लोग जाते हैं अपनी अपनी स्वास्थ्य, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने देख के, सूटेबिलिटी देख के पार्टी से जाते हैं। उसमें कोई इतनी चिंता की बात नहीं। बहुत सारे लोग आए भी हैं और आना भी चाहते हैं, आएंगे, पीपल विल जॉइन अस। यानी डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये दूध के दूल्हे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको डराने के लिए या अपने खेमे में शामिल करने के लिए उनको इस तरह से ईडी का डलवाती है दबाव। ये दर्जनों मसाले ऐसी हैं और अभी पिछले दिनों की 2 मसाले ऐसी हैं, अगर आप नेट एक्सप्लोर कर लेंगे, जहां जनवरी में रेड पड़ती है और अभी मार्च में लोग जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और ईडी की ये घटी छुपी बात अब रही नहीं है किसी के साथ से। और जो भी वहां जाता है वाशिंग मशीन में एक बार डलता है तो वो हो जाता है। अशोक चौहान जी का नाम आपको पता है, आदर्श घोटाले में 2-3 जगह और लगातार आ रहा था, लगातार उनको समन्स दूसरा तीसरा चल रहा था सब कुछ। इस तरह से हम जिसका भी नाम लें, तकरीबन हर व्यक्ति जो है
वो कटेरे में खड़ा होता है। अब माधुराव सिंधिया, सॉरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया तब तो नहीं चीजें सामने आ रही थी। अब सारी संपत्ति की सारी डिटेल, सारी जो ईडी की नोटिस वगैरह थे, समन तो खैर उस नौबत तक नहीं आया, वो सारे लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में आ गए। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों गया, क्यों छोड़ के गए, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो आज से 2 साल पहले नहीं, 3 साल पहले नहीं कह सकता था। आज पब्लिक डोमेन में चीजें हैं। आज कुछ और कांग्रेस के नेता हैं जिनको उस लेवल पे देखा जा रहा है कि यार इसके पास क्या, उसके पास क्या, छानबीन चल रही है। तो मैं कहता हूं अगर कोई चीज कटेरे में आती है तो यार उसको जेल में लाओ ना, उसको सजा दो, उसको कानून के कटेरे में खड़ा कर दो। बट उसको बीजेपी के सर्कल में अंदर आते ही आप उसको क्लीन चिट देके उसको मुफलर डालते हैं, वो माला डालते हैं जिंदाबाद जी, अब ये राष्ट्रवादी हो गया, तो ये अनफॉर्चुनेट है। डॉक्टर साहब, अगर आपको मौका मिलता है, आपकी सरकार आती है, तो आप यही ट्रेंड इख्तियार करेंगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, आप भी एजेंसीज को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस्तेमाल करेंगे? ये ट्रेंड सेट कर दिया ना? नहीं, इसका मजा हमने चख लिया हुआ। पास्ट में इतिहास जो लोग पॉलिटिकल जानते हैं उससे हमने अपना इतिहास में सबक सीखा है, और ऐसा नहीं हो सकता। और खासकर अब जो नेतृत्व है, जो कांग्रेस की लीडरशिप है, वो इनको इस मामले में फॉलो नहीं करेगी। हम गांधी जी की पार्टी हैं, और गांधी जी जीसस क्राइस्ट के उस फलसफे पे चलते थे, और हम सारे चलते हैं। सारी दुनिया के लिए वो सिद्धांत सीखे कि एक खाल पे भी कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे दो, या तू मार ले, तू बड़ा हो जा। तो जो इन्होंने किया है, पाप का खात्मा पाप से नहीं हो सकता, गलत का खात्मा गलत से नहीं हो सकता। दो गलत मिलके एक सही नहीं कर सकते। सही सही होता है और सही ही करना चाहिए, सबको सही करना चाहिए। इनको सत्ता पहली बार मिली है और इतनी जोर से मिली है कि ये बस कहते हैं कि अगर चलेगी तो हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं, जिसने सत्ता देखी है वो राहुल गांधी की तरह रोड पे चला जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जीत और हार से, उसको सच सही और गलत से फर्क पड़ता है। 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, किस तरीके से पकड़ दकड़ हुई थी, लोगों को अरेस्ट किया गया था, वो स्वर्गीय गांधी की पार्टी थी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की पार्टी थी। देखिए, मैंने पहले ही कन्फेशन कर दिया और पार्टी इस पर बार सफाई दे चुकी है, और हमने बोल्डली इसको कन्फेस किया कि यस दैट वाज अ मिस्टेक। और उस मिस्टेक से के बाद अगर कुछ हुआ है ऐसा, 1975 एक अरसा गुजर गया, लगभग 50 साल होने वाले हैं, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी से ऐसा कोई गलती, कोई चीज हुई नहीं है, और ना आगे होने की कोई गुंजाइश बचती है। इतिहास अपने आपको दोहराता है, अगर इतिहास इस मसले में अपने आप को नहीं दोहराएगा, ये मैं विश्वास से कह सकता हूं। लेकिन एक बहुसंख्यक समुदाय को इग्नोर करना, ये भारतीय जनता पार्टी समग्र कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ है। जैसे अभी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा था, मौका मिला था, निमंत्रण मिला था, आपने ठुकरा करके किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया है, हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के साथ। ये देखिए, जो आपकी स्टेटमेंट है बिल्कुल सीधी जाती है, और ये बिल्कुल अपनी जगह करेक्ट है, मगर इसकी एक परिप्रेक्ष्य है, इसके एक बैकग्राउंड है। मैं देखता, इसमें दो चीजें थी। एक था किसी के सेंटिमेंट को ठेस न पहुंचाई जाए और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए, जो मोदी जी ने बाखूबी उठाया। दूसरा यह था कि जो एक्चुअल में धर्म कहता है और जो धर्म अनुसार है उस पे चला जाए। जब चारों मठ के मेन कार्यकर्ता और शंकराचार्य और बाकी लोग भी जो थे, और उसके अलावा जो धार्मिक लोग देश का एक बड़ा चंक जो है उसमें शामिल हैं, वो कहते हैं कि धर्म के अनुसार ये नहीं हो रहा है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के सामने एक धर्म संकट था। या तो वो राजनीति लाभ उठाती और वहां हर तरीके से इनका साथ देती, और या फिर धर्म का साथ देती और धर्म पे खड़ी रहती, और ये फैसला जनता पे छोड़ देती कौन सही है कौन गलत है। हमने वही किया जो धर्म के हिसाब से ठीक था, हमने वो नहीं किया जो किसी व्यक्ति के हिसाब से ठीक था, जो जाहिरी तौर पे एक सेंटिमेंट लगता कि भाई ये बड़ी बात है, वो नहीं किया जी। लेकिन जब आप कहते हैं कि राम काल्पनिक थे, नॉवल थी रामायण, तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती है। शायद कहीं किसी आदमी ने, गलत व्यक्ति आसपास से, कोई मेरे जैसा आदमी कहीं जब पोजीशन पे नहीं होता है, ऑफिशियल लाइन लेंथ में नहीं होता, कोई किसी डिस्कशन में आ सकता है, एआईसीसी का कोई रेजोल्यूशन, एआईसीसी का कोई स्पोक्सपर्सन, एआईसीसी का कोई सिटिंग मिनिस्टर उस वक्त का इस तरह की चीजें नहीं कह सकता, और ना कहता है, ना पार्टी की ये लाइन है। हम सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं, और रामलला का भी बराबरी के साथ, और खास करके जो धर्म कहता है, हिंदू धर्म कहता है, उसके अनुसार मान सम्मान करते हैं। भले ही मैं एक मुस्लिम व्यक्ति हूं, पर मेरी पार्टी का जो मत है, मैं उसके हिसाब से रामलला का मैं खुद भी सबका मान सम्मान करता हूं। डॉक्टर साहब, इतने सारे मुद्दे हैं आपके पास, कैश क्यों नहीं कर पाते? 2019 में कैश नहीं कर पाए, आप 2024 में भी बीजेपी जाती ठोक करके कह रहे कि हम जीत के आएंगे, सत्ता हमारी रहेगी, 2/3 बहुमत हमारा रहेगा। देखिए, ये आप मुद्दे गिना रहे हैं और सिलसिलेवार गिना रहे हैं, उसको वाजिब भी आप ठहरा रहे हैं, लेकिन
जब बात आती है इलेक्शन की, उस पोजीशन में कांग्रेस नहीं पहुंच पाती है। ये अनफॉर्चुनेट है हमारी जो है, यूं समझिए कि ये जो पूरी लड़ाई है ना, ये विनोद जी, ये लड़ाई है स्टाइल वर्सेस स्टफ। ये स्टाइल जो है, ये मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस का हर दिन की नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी, लोगों को बिजी कर देना, हर चीज पे वो है। और उसके खिलाफ स्टफ की लड़ाई है, हकीकत और सच की लड़ाई है। और सर्टेनली जब कोई चीज इतनी प्यारी होती है ना, बच्चे को टॉफी के लिए बुलाओगे, ये टॉफी मिल रही है, हलवा मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, वो उधर ही जाएगा। और जब उसको कहा जाएगा यहां नहीं यार, ये करेले की सब्जी है, मेथी की सब्जी है, बहुत अच्छी है, खाने के लिए कभी कभार खानी चाहिए, ये ऐसी है, ये ऐसी है, तो वहां आने में वक्त लगता है। जनता वहीं थी, अभी थोड़ी देर के लिए उधर मुड़ा है। और सडनली अब इलेक्शन आने वाला है, अपेक्षा है कि हमारी तरफ मुंह मुड़ेगा और चीजें बदलेंगी, बदलाव होगा। जब इंडिया अलायंस बना था या जो इंडिया ब्लॉक बना था, तब थोड़ा सा डर बीजेपी में पैदा हुआ था और ये कहा जा रहा था कि ये इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी है या इंडियन मुजाहिदीन, इस तरह की कुछ बातें कही जा रही थी और बड़े बड़े टालस नेताओं द्वारा की जा रही है। अब थोड़ा भय कम हुआ है। उसकी वजह ये तो नहीं है कि इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक स्कैटर हो चुका है? देखिए, काफ़ी प्रयास किया गया इंडिया अलायंस को, इंडिया ब्लॉक को डैमेज करने के लिए, और उसमें मैं कहूँगा कि बीजेपी कहीं कहीं सेंध लगाने में कामयाब भी रहेगी। बट एक बात है कि जो मेन बीजेपी जिस बात से कॉन्फिडेंट है वो ये है कि जैसे मोदी जी ने गुजरात में कहा था, सॉरी राजस्थान के चुनाव में डिक्लेयर किया था, हालांकि कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई भी आदमी, अच्छा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता जो उन्होंने किया, कि भाई ये अशोक गहलोत की सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी और नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। कैसा व्यक्ति है, कैसा प्रधानमंत्री है जो कह सकता है राजनीति में? मैं तो नहीं कह सकता कि मोदी जी की सरकार कभी नहीं आएगी, और किसी को कहने का ये अधिकार। हाँ, हमारी सरकार के बारे में बात हो सकती। इसी तरह से उसके बाद परिणाम जो हमने देखा वहां पे, वो बहुत सारी फिक्सिंग, बहुत सारी चीजों के बाद सरकार बीजेपी ने बना ली। अब देश के प्रति भी जो ईडी वीडी सब जो चल रहा है और जिस तरह से जो फील्डिंग है, वो बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर से कहती है कि हम किसी हुकर क्रुक स्टीलर स्नैच दिस वे दैट वे, हमको सरकार बनानी है और हम सरकार बना लेंगे। तो वो वाला कॉन्फिडेंस जो है उनको अपनी जगह, अपनी फील्डिंग पे आ चुका है सिस्टम को पकड़ने के लिए। जैसे इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग, उसका आज का भी जिन जिन चरणों में जिस तरह से चुनाव की वो रखी है, तो ऐसे लगता है कि जो बीजेपी को सूट करता है उसके हिसाब से ये सब कुछ हुआ है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रही है कि 7 चरणों में चुनाव कराने से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है। क्या ये सच है कि वह अपोजिशन पार्टियों को पूरा मौका नहीं मिलता है? देखिए, अगर चुनाव ये इस वजह से नहीं मिलता, चरण तो है ही है, 7 चरणों में चुनाव होना चाहिए। बात यह है कि जो जो जिस हिसाब से फील्डिंग उनको सूट करता है, बीजेपी को प्रधानमंत्री जी को सूट करता है, उस हिसाब से जब इसकी फिक्सिंग की जाए तो फिर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। और ये अनफॉर्चुनेट है। सर्टनली ये एक इक्विटी का कंसेप्ट नहीं है, ये लेवल फील्ड नहीं है पॉलिटिक्स। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि गहलोत नहीं आएंगे, ये ऐसा बोल रहे थे प्रधानमंत्री, और आपने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। आपको लगता है कि 2024 में एक मरतबा फिर रिपीट हो सकते हैं? देखिए, ये डेमोक्रेसी है, जनता जनार्दन है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था अशोक गहलोत की सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, और यहां पे कभी नहीं आएगी। तो वो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता, उसकी फिक्सिंग करनी पड़ती तब आता है। तो 2000 जनता जनार्दन है, डेमोक्रेसी है, हो सकता है मोदी जी की सरकार आ जाए, जिसको जनता चुनेगी उसके से सरकार आ जाएगी। पर जो वादे किए, जो चीजें की, हालात थे, उनको देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मोदी जी एक विकल्प होने चाहिए, ये सरकार विकल्प होनी चाहिए। 400 प्लस का दावा, क्या है इसमें भी आपको फिक्सिंग नजर आ रही है? क्योंकि अब तो ईवीएम पे भी बहुत सारे इम्पॉसिबल सा फिगर नजर आता है। वो एक राजीव गांधी जी का जो फिगर है, मोदी जी की बड़ी ख्वाहिश है कि उसको मैं छू लूं, पर कभी कभार इतिहास कुछ चीजें बना देता है जो कि फिर से रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जो 370 हैं, इनकी अपेक्षा है, इनकी चाहत है, इनकी टारगेट है कि हम उधर तक जाएं। और अंदर के जो इंटरनल सर्वे हैं वो भी सबको पता है कि 170-180 सीट के आसपास इनको लगता है कि बीजेपी के लिए आ सकती है, और जो लोगों को भी पता है। अब देखते हैं कि क्या जनता के कोर्ट में क्या, किसका क्या फैसला होगा, क्या आएगा। क्या डॉक्टर साहब, जो उपलब्धियां हों, जो अचीवमेंट हो, क्या उनको चुनाव के दौरान नहीं बेचा जाना चाहिए? ये उनका राइट नहीं बनता है? जो उन्होंने तब, जब उनके साथ सिर्फ 2 पार्लियामेंटेरियन थे, 1984 की बात कर रहा हूँ, तब जो वादे किए थे, आज 2024 के पास उन्होंने कंप्लीट किए हैं, तो क्या उनको चुनाव में बेचा नहीं जाना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो चुनाव में बेचते नहीं, वो चुनाव के पहले 6 महीने, साल
बेचना शुरू कर देते हैं। अभी सेल कंप्लीट हो चुकी है, सेल हाफ क्लोज हो गई है, अब सेल में कुछ नया आएगा। आप देखिए विकसित भारत जो प्रोग्राम पूरा था उसमें पूरी ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, पूरा सरकार के पैसों के द्वारा किस तरीके से किन किन चीजों का वो किया गया, और आगे भी जो चीजें हैं वो इसी तरह होंगी, और बाकी चीजें भी जो जो बेचना था, जहां जहां बिकना था बिक रहा है। और रामलला तक को उन्होंने किस तरीके से किस प्रमोशन, क्या प्रमोटिव इवेंट बनाया, वो सबके सामने है। तो ये मुझे लगता है कि और कुछ सेल में नया आने वाला है। अभी कांग्रेस के खेमे में या कांग्रेस के पास सेल के लिए कुछ है? देखिए, हमारे पास सेल के लिए अभी चेतावनियां हैं। हमारे लिए सत्य जो है वो है, हम बताना चाहते हैं लोगों को कि भाई ये चीजें थी, और लोगों को भी पता है। पर फिलहाल जो लोगों से हो गया, मुझे लगता है उसमें और अब के में काफी अंतर है। आप अगर स्टेट वाइज भी जाएं, ठीक है, बीजेपी ने इतना बड़ा फनफेयर कर दिया, सब कुछ हम जीत गए हैं, हम जीत के बैठे हैं, ईडी, सीबीआई, व्हाटएवर जो भी है इनके पास है। आप जम्मू कश्मीर से स्टार्ट कर लें, इनको डर लगता है इधर चुनाव कराने में, और ये डर रहे हैं, और ये यहां से इनका सोकड़ा साफ होने के पूरे चांसेस हैं। आप पंजाब में चले जाइए, आप हिमाचल के हालात देख लीजिए, आप हरियाणा के हालात देख लीजिए, आप राजस्थान के देख लीजिए, हिंटरलैंड की बात कर रहा हूं, सोच तो भी मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं। आप आगे चले जाइए और इवन आसपास यूपी को देख लीजिए, और बिहार का जो जनादेश है वो क्लियर है कि किस नौजवान नेता को आशीर्वाद मिलने वाला, वहां से वो चीजें क्लियर आ रही हैं। यूपी में भी अब वो हालात नहीं रहे। एमपी के अंदर जो है वो पहले वाली बात नहीं बनेगी। महाराष्ट्र में इतने चरणों में चुनाव रख दिया है, पकड़ पकड़ के मारो, दगड़ दगड़ के मारो, जहां मिलता मारो, वो वाली बात लगती है महाराष्ट्र जैसी स्टेट में इतने चरणों में चुनाव कराने से। सो कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी, चीजें बदल चुकी हुई हैं, अंदर के हालात और हैं, बाहर के हालात। आप बार बार अंदर की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इंटरनल सर्वे कुछ और कह रहे हैं, बाहर के सर्वे कुछ और, टीवी के सर्वे, इनको आप कैसे डिफाइन करते हैं, इंटरनल और टीवी वाले सर्वे? देखिए, टीवी वाले सर्वे ये है कि अभी कहीं कहीं कोई रीजनल न्यूज़पेपर, मीडिया आउटलेट्स, न्यूज़पेपर, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया, कहीं कहीं हिम्मत कर पाता है कोई बात करने की, या कुछ स्टबर्न लोग हैं जो कांग्रेस के भी खिलाफ चलते थे, सच लिखते थे, आज भी सच लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। अदरवाइज 90% देश का मीडिया जो है वो जिन उद्योगपतियों के हाथ में है वो सामने की बात है, और वो खरीदा जा चुका है, और उसमें कहने की भी बात नहीं। वो तो उल्टा एक कैंपेन रन कर रहे हैं, मोदी जी की कैंपेन जो है वो मीडिया रन कर रहे हैं, और ये अनफॉर्चुनेट है। और ये देश का सर्वे जिस हिसाब से आ रहा है, जिस चीजें हैं, हाँ, जो इंटरनल एक्सपर्ट्स के सर्वे हैं, इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं, उनमें जो चीजें आ रही हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं कि ये एक फाइट होने वाली है। ये जो टीवी है वो फाइट नहीं दिखा रहा है कहीं भी। बड़े कम लोग हैं जिनके प्रोग्राम में, जैसे आपके प्रोग्राम में मुझे अनुमति मिल गई है कहने की, तो ये फाइट नहीं दिखा रहा है। अभी देश में फाइट अगले हफ्ते के 1-10 दिन में कितना फर्क पड़ेगा ये सामने आ जाएगा। ये इलेक्शन फाइट होने वाला है, और ये फाइटिंग, ये कंपेटिटिव इलेक्शन होगा। ये वन मैन इलेक्शन, वन साइडेड इलेक्शन नहीं हो सकता है। लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कल से ही पता था कि आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और कल ही ये फैसला लिया गया कि 10% रिजर्वेशन जो एसटी को दी जाएगी, पहाड़ी ट्राइब्स को दी जाएगी, और साथ ही 8% जो है ओबीसी को दी। ये क्या तुर्प का काम करेगा इलेक्शन में? देखिए, ये बीजेपी को डेफिनेटली एडवांटेज देगा इस स्टेट में, बट डिसएडवांटेज देगा रेस्ट ऑफ द इंडिया में, क्योंकि उसका कारण ये है कि आप 10% और इसका काउंटर इफेक्ट भी होगा। बीजेपी ने खुद ही काउंटर इफेक्ट कर दिया है, क्योंकि आप 10% यहां 10% ये कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल आप रिजर्वेशन कह रहे थे, गुजरों को दे दी, हमने ये कर दिया, गुजरों को बोली, खत्म होगी। पॉलिटिकल तो बराबर हो गया ना, बराबर। एक दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पे आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? आप ना 10% उनको दे सकते हैं, ना हमें दी हुई है। वहां तो ओपन फॉर ऑल है। तो ओपन फॉर ऑल एक महाजन आदमी, एक ब्राह्मण आदमी, एक राजपूत आदमी छत्तीसगढ़ के उस गरीब आदिवासी के खिलाफ लड़ेगा, जिसका बच्चा अब कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो अपर क्लास है उसी का बढ़ पाएगा। तो वो आदिवासी आदमी, मध्य प्रदेश का गुना का आदमी जो है वो रिएक्ट करेगा। टाइम लगेगा बीजेपी को इसका परिणाम भुगतने में, मगर अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुजर्स की लीडरशिप भी डेड है, और हमारी जो बाकी चीजें जिनका ये फर्ज बनता है, ये अवेयरनेस, ये रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता था, ये रिजर्वेशन हो ही नहीं सकती थी अगर देश का आदिवासी इसके खिलाफ खड़ा हो, प्रॉपर हो जाता, तो ये नहीं हो सकती थी, हो नहीं सकता है। ये तो गुजर और पहाड़ी वो आपस में जो बटेरे बैठे हुए हैं, जो पहाड़ी लीडर वो भी बटेरे हैं, और जो दूसरे हैं वो भी बटेरे हैं। ये तो उनका गेम है,
और मेरे जैसे लोग तो नेचुरली आई बिलीव इन सेकुलरिज्म, इन इंक्लूसिव ग्रोथ, इन द कांग्रेस पार्टी, आइडियोलॉजी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। मैं तो उस संविधान को मानता हूं जिसमें यह लिखा गया है कि रिजर्वेशन इज अ टेम्परेरी आइडिया। जी, हमको डेवलप करना है अपने आप को, इन जातियों को भी आगे लाना है, सिस्टम को इंप्रूव करना है, और एक दिन ऐसा भारत देखना है जिसमें सभी बराबर हों, जिसमें रिजर्वेशन के सिर्फ दो बेसिस हो, वो हो एक इकोनॉमिक बेसिस और दूसरा हो फिजिकली चैलेंज्ड बेसिस। दैट्स ऑल बट व्हाट आई ड्रीम फॉर। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।